हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की क्लास में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लेसन 4 चुनावी राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 4 चुनावी राजनीति। चुनाव क्या है आप सबको पता है, मतदान देने की प्रक्रिया और उसमें जो जितना भी प्रोसेस है वह सब चुनावी राजनीति के अंतर्गत ही आता है। तो चुनाव क्या है, मतदान क्या है, चुनाव किसे कहते हैं, इन सब बातों की इस पर चर्चा होगी। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। चुनाव यानी इलेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है किसी देश के लिए। हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं, यानी अपनी सरकार को हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं मतदान के द्वारा। इसलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो शासन है जहाँ पर लोकतंत्र शासन है, वहाँ पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव क्या है। चुनाव नाम आपने सुना है, चुनाव में भाग भी लिया है, मतदान भी किया है, लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि चुनाव क्या है। जिसमें लोग एक नियमित अंतराल पर, यानी एक निश्चित गैपिंग होती, ये नहीं कि हर साल इलेक्शन ही हो रहे हैं, हर साल आप वोट दे रहे हैं, नहीं, एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके तथा यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। इसी व्यवस्था का नाम चुनाव है। चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं, यानी जो वोटर हैं वो कैसे चुनाव करते हैं। तो पहला बिंदु है इसमें, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार तथा उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो ये बिंदु हैं, इसमें मतदाता इस प्रकार से चुनाव करते हैं। फिर है लोकतंत्र चुनाव की जो न्यूनतम शर्तें हैं वे क्या क्या हैं। लोकतांत्रिक जो चुनाव होता है कंट्री में, यानी ये जो इलेक्शन है, डेमोक्रेसी इलेक्शन जो है, उसमें जो शर्तें हैं वे कौन कौन सी हैं। पहली शर्त है, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो, या हर किसी को मताधिकार को मत का समान मोल हो। दूसरा है, चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों तथा उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो तथा वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा बिंदु है, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में ही जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा बिंदु है, जिससे लोग चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, यानी जो पब्लिक चाहे वास्तव में चुनाव या सिलेक्शन उसी का होना चाहिए। पांचवा बिंदु है, चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कराए जाने चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आके चुनाव नहीं कराना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छाओं से अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सकें। अगला है प्रश्न, लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं। यानी दो अलग अलग पूछे गए हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में जो इलेक्शन होते हैं वह कितने वर्षों बाद होते हैं। तो लोकसभा में और विधानसभा में 5 वर्षों बाद इलेक्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, आम चुनाव किसे कहते हैं। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपचुनाव किसे कहते हैं, यानी सब इलेक्शन किसे कहते हैं। कई बार केवल एक क्षेत्र में चुनाव जो किसी सदस्य की मृत्यु अथवा इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। निर्वाचन किसे कहते हैं, या निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांट लिया गया है। इसके लिए
जो निर्वाचन क्षेत्र है वह है 543, यानी 543 निर्वाचन क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बांट कर ही लोकसभा का इलेक्शन होता है। उसके बाद प्रश्न है संसद सदस्य किसे कहते हैं, यानी पार्लियामेंट मेंबर जो है इनकी परिभाषा क्या है। प्रत्येक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यानी डेमोक्रेसी इलेक्शन की जो विशेषता है वह क्या है, हर वोट का बराबर मूल्य होना चाहिए, यह है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। विधायक किसे कहते हैं, विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीट क्यों कहा जाता है, यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्र की सीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद अथवा विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो इसका आंसर है लोकसभा की अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले बना ली जाती है तथा हर किसी को दे दी जाती है। इसे आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहा जाता है, यानी इलेक्शन के पहले देखा जाता है कि किस व्यक्ति का वोट है, तो वोट डाल सकता है या नहीं, उसका नाम है या नहीं, तो इस हर चीज़ की जानकारी किस में होगी, वोटर लिस्ट में होगी। अगला प्रश्न है क्या कारण है हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है, यानी जो वोटर लिस्ट है इलेक्शन से पहले इसमें जो संशोधन है, जो सुधार है, जो गलतियां हैं उसको सुधारी जाती हैं। कैसे, तो सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, ये व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है। अगला प्रश्न, वोट डालने का अधिकारी होने के लिए उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए। अब इसको हम कह सकते हैं वयस्क मताधिकार क्या है, तो वयस्क मताधिकार या वोट डालने का अधिकारी जो है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इलेक्शन लड़ने की जो एज है वह है 25 वर्ष। अब है टिकट किसे कहते हैं, टिकट है ना, नाम भी सुना है आपने, इलेक्शन लड़ने का जो टिकट है उसे क्या है, पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है, यानी जब वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसके लिए किन चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है। तो प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए निम्न चीज़ों का विवरण देना होता है। पहला है उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, यानी उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे हैं। दूसरा, उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, और उम्मीदवार तथा उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। देनदारी कोई उसका कोई लोन वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा कर्जा वगैरह तो नहीं, ये सब जानकारी मांगी जाती है। इलेक्शन जो व्यक्ति लड़ना चाहे उसके लिए है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है, यह है लगभग 2 सप्ताह। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी 1971 में लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ नारा। यानी इंदिरा गांधी ने जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का 1971 में लोकसभा चुनाव का इलेक्शन लड़ा था, उस समय का नारा क्या था, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया। इसके पहले देखा आपने कांग्रेस पार्टी का नारा क्या था,
और अब है जनता पार्टी, इन्होंने दिया था लोकतंत्र बचाओ। और वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो इलेक्शन थे उसमें नारा कौन सा दिया? ये कुछ कन्फर्म नहीं लग रहा मुझे, जीवन जोतने वाले को, ये इसे प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में के दौरान तेलुगु देशम पार्टी ने के जो नेता थे एनटी रामाराव ने किसका नारा दिया था? इन्होंने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। और क्वेश्चन नंबर ये 26वां है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी कौन से काम नहीं कर सकता है? जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहे वह जब इलेक्शन हो रहा तो कौन से काम वो नहीं कर सकता है? तो पहला है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना अथवा धमकी देना, यह कार्य वह नहीं कर सकता है। और उसके अलावा है उनमें जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का उपयोग नहीं कर सकता, और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या फिर विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। हमारे देश में के सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को किन चीज़ों को करने की मनाही है? यानी कौन कौन से काम वो नहीं कर सकते हैं जब आचार संहिता लागू होती है? सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकते, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, या नीतिगत फैसले अथवा लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदा नहीं कर सकते। कब? जब आचार संहिता लागू हो जाए। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चुनाव संरचना का वर्णन करो। अब चुनाव जो पूरा प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है इसका, उसका वर्णन करना है। चुनाव का अंतिम चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आम भाषा में चुनाव कहते हैं। मतदाता सूची में शामिल नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में शामिल मतदान केंद्र पर जाता है। यह केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल अथवा सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र जाता है तो चुनावी अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति प्रदान करते हैं। आप सभी इस प्रक्रिया से आपके घर में गुजरे होंगे, आपको जानकारी होगी, लेकिन इसका एक प्रोसेस है जो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीन के ऊपर विभिन्न उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस भी उम्मीदवार को अपना वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को केवल एक बार दबाना होता है। मतदान पूर्ण हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है। तो ये है पूरा इलेक्शन कैसे होता है, कैसे मतदाता उसमें जाते हैं और कैसे अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो अधिकारी हैं उस मशीन को किस प्रकार से सील करके सुरक्षित करके और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाता है। ये पूरा चुनाव की संरचना थी। और अगला प्रश्न है, चुनाव के किन दिन अधिकांश खबर में किस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना होती है? आप देखते हैं जिस दिन चुनाव होता है तो अक्सर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियां या गड़बड़ी आती रहती है। तो ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जो आती रहती हैं? पहली है मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की सूचना। ये अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं कि फला जगह पर फर्जी वोट डाले गए या फर्जी नाम और डाले गए और असली नाम को गायब किया गया। अमीर उम्मीदवारों को बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन देने की सुविधा और शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की जो सूचना होती है। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना। यह जो गड़बड़ियाँ हैं अक्सर चुनाव के दिन
ये खबरों की हेडलाइन बनी रहती है। भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं? चुनाव आयोग जो है, जो चुनाव कराते हैं, उनके अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला दिया गया है, चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है चुनाव आयोग। दूसरा, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों को सजा देता है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना अथवा अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। अगला प्रश्न है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन करो। जो लोग इसमें भागीदार हैं उनके बारे में पूरा जानकारी देना है। तो पहला बिंदु दिया गया है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना मुख्यतः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने वास्तव में मतदान किया, वह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी गिरा है। भारत में यह तो स्थिर रहा या फिर ऊपर गया है। और दूसरा बिंदु है, भारत में अमीर और बड़े लोगों की अपेक्षा गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। तीसरा बिंदु, भारत में आम लोग चुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति तथा कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके निर्धारित करने से उनके वोट को महत्व मिलेगा। और ये अंतिम बिंदु है, चुनाव में ज़्यादा मतदाताओं ने किसी न किसी प्रकार की भागीदारी जरूर की है। आधे से ज़्यादा लोगों ने स्वयं को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। तो यह थे नागरिक शास्त्र लेसन 4 चुनावी राजनीति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका उत्तर आपको बताया गया है। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपकी जो स्टडी मटेरियल का जो भी वीडियो बने उसकी सूचना आप तक आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू।